बिस्मिल्लाह। चलो, आज का हमारा जो है थर्ड पेपर है लैंग्वेज पेडागोजी का। लैंग्वेज पेडागोजी में जो है अपन जो है एक एक ऑप्शन को हल करते हुए चलेंगे, जो भी जो है सवाल अपने सामने आता है उसको डील करते हुए जाए। इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कौन सा क्लासरूम? जिसमें बच्चे जो है एक से ज्यादा जबान बोलते हैं। इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। In the medium of instruction followed by schools in their own language and can be mix of words from more than one language. Yes. Only in the language prescribed. देखो, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम ऐसा क्लासरूम होता है जिसमें बच्चा जो है मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म की बात होती है। मल्टीलिंगुअल का मतलब जब भी यहां पर आएगा मतलब कैसे? मदर टंग बेस्ड, मतलब मदर टंग उसमें शामिल होगी, वही मल्टीलिंगुअल होगा। बहुत सारी जबानें बच्चे को सिखाना मकसद नहीं है, बच्चे की जबान का इस्तेमाल करके दूसरी जबानें सिखाना, यही जो है मल्टीलिंगुअलिज्म का मकसद है। दूसरी बात, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय स्कूल, इससे कोई लेना देना नहीं। बच्चे जब जो है एक से ज्यादा जबान बोलेंगे तो जाहिर है एक जबान से दूसरी जबान में जो है वर्ड्स मिक्स करेंगे, ठीक है। तो इन देयर ओन लैंग्वेज कैन बी ए मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, एक से ज्यादा लैंग्वेज का बच्चे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको है बहुभाषी कक्षा में विद्यार्थी संवाद कर सकते हैं विद्यालय द्वारा अपनाई गई शिक्षण भाषा में, अपनी भाषा में तथा एक से अधिक भाषाओं के शब्दों के मिश्रण में, केवल तीन भाषा सूत्र में निर्धारित भाषा में, उस भाषा में जिसे शिक्षक परिचित है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला यहां पर जो है ये डिस्कस करना रहेगा। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है? मदर टंग बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब क्या है? फाइंड आउट डिफिशियंसी ऑफ स्टूडेंट विद ए व्यू ऑफ प्लानिंग रेमेडीज। हाँ, बच्चे के जो है वीकनेस का पता लगाकर, डिफिशियंसी का पता लगाकर उसके लिए रेमेडी प्लान करना। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में बच्चे की खामी का पता लगाकर, उसकी वीकनेस का पता लगाकर, उसके लर्निंग गैप का पता लगाकर उसके लिए जो है बच्चे के लिए रेमेडियल टीचिंग का इंतजाम करते हैं। सुइटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोग्राम, बच्चा जो है कोई प्रोग्राम के लिए सुइटेबल है या नहीं ये जानना तो सरासर गलत। टेस्ट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग जॉब्स, बच्चों को जो जॉब देने के लिए जज द स्टूडेंट, बच्चों को जज नहीं करना है। निदात्मक परीक्षण दिए जाते हैं विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाने एवं उपचार की योजना बनाने के लिए। किसी विषय कार्यक्रम हेतु अभ्यर्थी की उपयोगिता जांचने के लिए नहीं, किसी विशेष कार्यक्रम हेतु विद्यार्थियों की भाषा दक्षता जांचकर उन्हें नौकरी दिलाने के लिए, विद्यार्थियों की क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए। Structural approach gives more importance to स्ट्रक्चरल अप्रोच ऐसा तरीका होता है जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग जो है स्ट्रक्चर में सिखाई जाती है। स्ट्रक्चर किस तरह होता है? जैसे मिसाल के तौर पर जो है ना, मैं बोल रहा हूं आई एम गोइंग टू,
यहां से बच्चा जो है खुद से लिखेगा, आई एम गोइंग टू क्लासरूम, आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, एटसेट्रा, जो भी बोलता है। तो हमने क्या करे, स्ट्रक्चर दिए बच्चे को, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में बच्चे को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। तो किस पर फोकस करता है वो बोलता है, तो उसका मकसद क्या है, यूज मोर इंपॉर्टेंस टू, इंपॉर्टेंस किसको देता है, नहीं एक मिनट, स्पीच एंड रीडिंग, रीडिंग ओनली, स्पीच ओनली, हाँ, क्योंकि स्ट्रक्चरल अप्रोच में जो है ये दो चीजें जो है डिफरेंस कर दो इसको। स्ट्रक्चरल अप्रोच में सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमने सामने दिए, आई एम राइटिंग, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये स्ट्रक्चर है, बच्चे ने सुना, इसी पर अपने जो है जुमले जो है बना रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आई वांट टू टेल यू ए क्वेश्चन, आई वांट टू टेल यू द आंसर, आई वांट टू टेल यू समथिंग, आई वांट टू गो टू होम, आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, हर तरह से ये मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर दिया बच्चों को। किसी को जो है ना स्ट्रक्चर देना, और कौन से स्ट्रक्चर है बोलने के लिए, थैंक यू फॉर, बराबर, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू फॉर योर ऑब्जर्वेशन, थैंक यू फॉर योर कोलैबोरेशन, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, समझ में आया, जितने भी चीजें। तो स्ट्रक्चर क्या बनाए, तो फोकस कौन सी चीज पर हो रहा है इसका, सिर्फ बोलने पर, समझ में आया, सिर्फ बोलने पर। हालांकि ये स्ट्रक्चर में ये चारों चीजों को पढ़ाया जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर सबके लिए काय के लिए, पहले लिसनिंग और स्पीकिंग पर, ठीक है। संरचनात्मक दृष्टिकोण अधिक महत्व देता है बोलने और पढ़ने को, पढ़ने के लिए नहीं, केवल पढ़ने पर नहीं, केवल बोलने पर, पढ़ने और लिखने पर, केवल बोलने पर, स्ट्रक्चरल अप्रोच। हालांकि ये ऑप्शन जो है सही नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन है हमारे को उसी में से जवाब ढूंढना पड़ता है। वैसे बोलने पर, बोलने का स्ट्रक्चर देते हैं हम बच्चों को, और उसके बाद बच्चा बोलना शुरू करता है। Who among the following does not come under meaning based activities? मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज में कौन नहीं आता है, मतलब क्या करना है हमारे को इसके पीछे, हाँ हम ऑप्शन वाइज जाएंगे। इंटरएक्टिंग विद द टेक्स्ट सही है क्या गलत है, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, रीडिंग टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग देम सेम टू द पीयर्स, क्या पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी, मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज में कौन सी चीज नहीं आती है। देखो इंटरएक्टिंग विद द टेक्स्ट, टेक्स्ट से तुम बातचीत करते हैं, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा तभी जो है तुम्हारे को समझ में आएगा। दूसरी बात प्रीवियस नॉलेज का यूज तो जरूरी है। रीडिंग द टेक्स्ट एंड नरेटिंग द सेम टू द पीयर्स, पढ़ता है और बच्चे को समझाता है दूसरे को, इसमें एक चीज नहीं आती है, क्या, मीनिंग बेस्ड में, रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेट इट, बच्चे से ये उम्मीद नहीं है कि हर वर्ड का ट्रांसलेट करे, बच्चे को सिर्फ समझना है, उसको ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी उस पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अर्थ आधारित गतिविधियों में शामिल नहीं है, पाठ से संवाद करना, पूर्व ज्ञान का उपयोग करना, पाठ पढ़कर साथियों को सुनाना, ये तो अच्छी चीज है, प्रत्येक शब्द को जोर से पढ़कर उसका अनुवाद करना, जोर से पढ़कर उसको क्या करना, ट्रांसलेट करना। Comprehension is the skill of reading a piece of text closely, intensely for the purpose of extracting a specific information from the text.
ऐसा कौन सा कॉम्प्रिहेंशन है, स्किल है, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, रीडिंग ए पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। एक खास इंफॉर्मेशन को पढ़कर समझकर बाहर निकालना, वो कौन सी चीज है? इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है इंप्लाइड मीनिंग। मतलब क्या होता है? पढ़ना खत्म करने के बाद, हमने कल भी पढ़े थे रीडिंग में, पढ़ना खत्म होने के बाद जब तुम चीजों का जो है अपना जो है एक राय कायम करते, एक नतीजे पर पहुंचते, मोरल निकालते किसी चीज का, तो वो क्या है? इन्फ्रेंशियल। ग्लोबल कहते हैं सर्च आइडिया के लिए। किसी आइडिया जो है ना, जनरल ओवरऑल आइडिया या जनरल आइडिया निकाल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन जब जो है पढ़ने के बाद तुम जो है उसका जो उसमें लिखा हुआ नहीं है उसके आगे की चीज को सोचते हैं, वो क्या है? इन्फ्रेंशियल। ग्लोबल में क्या करते हैं? ओवरऑल आइडिया निकालते हैं कि इसका क्या मकसद है, कॉम्प्रिहेंशन की बात हो रही है। तीसरा आता है लोकल कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन उससे पहले करो कम्युनिकेट, ट्रांजैक्शनल कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होता है? लोगों से बातचीत करते, कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज को। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। मेन होता है हमारा लोकल। लोकल कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं क्लोजली और इंटेंसली। इंटेंसली अगर से हम जो है ये एक्सट्रैक्ट करते, पढ़कर जो है कोई खास मालूमात को निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? लोकल कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन की 4 किस्में हैं: इन्फ्रेंशियल, ग्लोबल, लोकल और अगर से ओवरऑल निकला। तुमने एक पैराग्राफ पढ़े या कोई जो एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़े, एक जो नॉवेल टाइप छोटा सा शॉर्ट स्टोरी, वो तुमने पढ़े, वो पढ़ने के बाद तुम समझ रहे कि ये जनरल आइडिया किसके बारे में, तो वो क्या पढ़े तुमने? ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। कौन सा? ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। तुमने उसको डिटेल में पढ़े, वो है लोकल कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। ट्रांजैक्टिंग या ट्रांजैक्शनल कॉम्प्रिहेंशन, तुम जो है बात करके दूसरों को पहुंचा रहे, कम्युनिकेट कर रहे, वही ख्यालात, वही जो समझे दूसरे पर, तो वो क्या है? ट्रांजैक्शनल। और जो है इन्फ्रेंशनल, जो तुमने पढ़े उसको समझे, अब समझने के बाद तुम्हारे दिमाग में कयास आ रही करते कि इसका मतलब ये हो सकता है, फिर इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है, जो किसी चीज का नतीजा निकालते, वो क्या है? इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। 4 तरह के कॉम्प्रिहेंशन हमने पढ़े यहां पर। ठीक है। तो यहां पर हमारा जवाब कौन सा है? कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग ए पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए गौर से पढ़ना क्या कहलाता है? लोकल कॉम्प्रिहेंशन। नीचे क्या आएगा? बोध वो कौशल है जिसमें पाठ को गहराई से पढ़कर उसमें से विशेष जानकारी प्राप्त की जाती है। अनुमानात्मक, वैश्विक, स्थानीय, लेन देनात्मक। स्थानीय, it is a type of writing in which the teacher provides the situation and helps the class to prepare it. The teacher continuously provides feedback, direction and expansion of ideas to the learners. कौन सी राइटिंग होगी? गुड, गाइडेड राइटिंग। 3 तरह की यहां पर जो है राइटिंग दिया है उसने। कंट्रोल्ड राइटिंग। कंट्रोल राइटिंग क्या होती है? एक पैराग्राफ तुमने दिए है, उसमें खाली जगह या फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं, वो क्या है? कंट्रोल राइटिंग। मतलब जो पूरा पूरा सेंटेंस उसने बनाया है, सिर्फ एक वो जरूरी वर्ड तुमको ढूंढ कर लिखना है। जैसा सीटेट का जो पेपर है उसमें 4 ऑप्शन है, बाकी पूरा है, तो वो कौन सी है? कंट्रोल राइटिंग। अब गाइडेड राइटिंग में क्या करता है टीचर? प्रोवाइड द सिचुएशन एंड हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर इट। टीचर कंटिन्यूअसली प्रोवाइड्स फीडबैक, डायरेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज टू द लर्नर्स। टॉपिक भी देगा, बच्चों को लिखने का बोलेगा, जहां मदद होगी वहां पर प्रॉम्प्ट देगा, क्यूज देगा, हिंट्स देगा, बच्चों को समझाएगा, अपने ख्यालात ऐड करेगा, बच्चों को और बढ़ाएगा। वो चीज क्या कहलाती है? गाइडेड गाइडेड राइटिंग। मतलब इसमें टीचर क्या कर रहा है? कंट्रोल में क्या करता है? मतलब खाली जगह को समझो, पूरा जुमला रखेगा, सिर्फ एक जुमला ढूंढ कर लिखना है, वो कंट्रोल्ड है।
गाइडेड में बच्चा सब करेगा, लेकिन टीचर क्या करेगा, इसका फोल्डिंग करेगा, टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड करेगा। तीसरी चीज होती है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग में बच्चा पूरे तौर पर आजाद होता है। जैसे मिसाल के तौर पर टीचर को बोले अगर से तुम बड़े होकर तुम क्या बनना चाहोगे, लिखो 200 वर्ड्स में अपना एक मजमून ऐसे, तो वो क्या हो गया, फ्री राइटिंग। और प्रोडक्ट राइटिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। राइटिंग के ताल्लुक से एक जुमला मशहूर है, राइटिंग इज नॉट ए प्रोडक्ट, इट इज ए प्रोसेस। समझ में आया? तो इसको कभी भी जो है प्रोडक्ट मत तस्वूर करना, क्या ये प्रोसेस है। वो लेखन का, ये लेखन का वो प्रकार है जिसमें शिक्षक परिस्थिति प्रदान करता है तथा कक्षा को लिखने में सहायता करता है। शिक्षक निरंतर प्रतिपुष्टि, दिशा निर्देश एवं विचारों का विस्तार करता है। नियंत्रण लेखन है, मार्गदर्शित लेखन है, स्वतंत्र लेखन या उत्पाद लेखन है। क्या है? मार्गदर्शित लेखन। A teacher asked the student of class 5th to read the text thoroughly. मुकम्मल तौर पर, thoroughly का मतलब क्या होता है, completely. A teacher asked the student to class 5th to read the text thoroughly. Then she asked them to answer the question with reference to the context. In this process, she is encouraging student for dash reading. कौन सी रीडिंग? ये सब रीडिंग की किस्में है। ये चार तरह की रीडिंग है। ये चार तरह की रीडिंग में स्क्रीनिंग में क्या करता है, क्या करता है, जनरल आइडिया लेता है। जनरल आइडिया, जनरल आइडिया लेगा। जैसे मिसाल के तौर पर न्यूज़पेपर कौन सी कैटेगरी में आएगा? देखो स्कीमिंग, स्कीमिंग कहते हैं जब जो है कोई टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं और जनरल आइडिया लेना चाह रहे हैं, मतलब जो है एक पैराग्राफ है उसका हम मफहूम समझना चाह रहे हैं किसके बारे में, वो क्या कहलाएगा, स्कीमिंग। न्यूज़पेपर पढ़ना जो है काय में आएगा, न्यूज़पेपर अगर से पढ़ते हैं तो वो किसकी मिसाल है, स्कीमिंग की है। स्कैनिंग करते हैं कोई खास इंफॉर्मेशन को हम सर्च कर रहे हैं पूरे पैराग्राफ में। जैसे मिसाल के तौर पर मैं पूछ रहा हूं ये पैराग्राफ में जो है एक जायद करके जो है लड़का है, उसके अलावा कौन सी लड़की का नाम आया है, तो तुम क्या कर रहे हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, तुम सिर्फ सर्च कर रहे हो वही नाम को, तो वो कहलाता है किसी चीज को सर्च करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को। कौन सी स्पेसिफिक इन्फो को जो है ना क्या करते हैं, तुम सर्च करते हैं, तो वो काय में आएगा, स्कैनिंग में। इंटेंसिव रीडिंग मेन रीडिंग कहलाती है, इसमें बाकायदा तुम जो है पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद मायने अख्ज करते हैं, उसको समझते हैं, वो क्या है, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है प्लेजर के लिए, और ये जो है मेन रीडिंग, इसको समझ लो, क्योंकि रीडिंग का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता बल्कि उसके मायने को समझना होता है। तो मेन रीडिंग कौन सी है, इंटेंसिव, और एक्सटेंसिव किस लिए होती है, प्लेजर के लिए या जिस्ट के लिए, दोनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं इसके साथ। ठीक है, अब सवाल क्या है, अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th टू रीड द टेक्स्ट थरूली, देन शी आस्क्ड, थरूली मुकम्मल तौर पर, स्किमिंग भी नहीं कर रही है, स्कैनिंग भी नहीं हो रही है, ठीक है। अब दो चीजें, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव। देन शी आस्क्ड देम टू आंसर क्वेश्चन विद रेफरेंस, रेफरेंस के साथ आंसर दो, इसका मतलब प्लेजर के लिए तो नहीं है, इंटेंसिव रीडिंग। समझ में आया, कौन सी रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग। इसको जो है ना इसी तरह जो है तोड़कर जो है समझा करो। शिक्षक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों से पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ने को कहा, फिर संदर्भ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने को कहा। इस प्रक्रिया में वो विद्यार्थियों को खाली जगह के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कौन सी, गहन पठन। यहां पर एक चीज और जो है ना याद आ गई, देख लेते। दो चीजें होती है,
सरफेस स्ट्रक्चर और एक होता है डीप स्ट्रक्चर। ये दोनों भी कंसेप्ट दिया है नॉम चॉम्स्की ने। लैंग्वेज के बारे में नॉम चॉम्स्की हर जगह मिलेगा। अब जो है ना सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर क्या है, जब तुम जो है ऊपर से पढ़ते हैं, सरफेस पर से पढ़ते हैं, तो वो सरफेस स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर तुमने जो है सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, मायने नहीं समझे ना, डीप पे जाकर समझे कि इसके बोलने का मतलब क्या है। जैसे कोई सर्कुलर, हाँ इसके बारे में ठीक है, अब तुमने बोला कि देखा उसमें क्या लिखा हुआ था, अब तुम दोबारा गौर से पढ़ रहे समझकर, वो कहलाता है डीप स्ट्रक्चर। ऊपर से पढ़ते हैं तो कौन सा है, और डीप में जाकर पढ़ते हैं तो डीप स्ट्रक्चर। ये दो स्ट्रक्चर के बारे में जो है इसने बताया है। किसने, नॉम चॉम्स्की। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट किसकी देन है, इज एसोसिएटेड विद स्टीफन क्रेशन। इससे पहले भी आया था कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, I+1, ये इसका फॉर्मूला है, इसी के साथ में डिनोट करता है इसको। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मतलब बच्चों को जो, और ये है क्या कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, बच्चों को जो तुम मालूमात दे रहे हो वो बच्चे की सलाहियत से एक स्टेप ऊपर की होना चाहिए, स्लाइटली अबव, तो वो क्या कहलाएगा। इसने क्या दिया है, इसका फोल्डिंग। स्टीफन क्रेशन ने क्या दिया है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, ये जो है ठीक है। नॉम चॉम्स्की ने क्या दिया है, LAD और UG यूनिवर्सल ग्रामर, इसी को कहते हैं जनरेटिव ग्रामर, और इसी का एक दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ठीक है। जेम्स अशर ने क्या दिया है, TPR। TPR क्या है, गुड फिजिकल रेस्पॉन्स। ये चारों की चीजें जो है जहन में रखना। वाइगोस्की इसको फोल्डिंग और जो है जेडपुटी की बात करता है। स्टीफन क्रेशन जो है किसकी बात करता है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मतलब जो मालूमात देंगे वो बच्चों की सलाहियत से स्लाइटली अबव होना चाहिए, I+1। नॉम चॉम्स्की ने जो है लेड दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उस यूनिवर्सल ग्रामर भी दिया है उसने, उसी को जो है जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं, उसी को जो है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर भी कहते हैं। ठीक है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, समझने योग्य इनपुट शब्द जुड़ा है किससे जुड़ा है, स्टीफन क्रेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब स्किल ऑफ रीडिंग। रीडिंग की सब स्किल जो है ना, अपना जो वीडियो है उसमें जो है डिटेल में है, अभी इतने डिटेल में नहीं देखते। कनेक्टिंग, ये तीनों क्या है, सब स्किल्स है। किसकी है, ये सब क्या है, रीडिंग की सब क्या है, सब स्किल्स है। और ट्रांसक्रिप्टिंग जो है ये राइटिंग से रिलेटेड है। अब सवाल पढ़ो और जवाब दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब स्किल ऑफ रीडिंग। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का कौशल नहीं है, जोड़ना, अनुमान लगाना, संश्लेषण करना, प्रतिलेखन करना। प्रतिलेखन करना इसका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एनहेंसिंग स्पीकिंग स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन। स्पीकिंग स्किल्स के ताल्लुक से लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड आइडियाज, आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ऑन ए गिवन टॉपिक। देखो, लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक, बच्चे जो बोल रहे हैं उसको बड़े समझदारी से सब्र के साथ, तुम्हारा काम है सुनना, ये तुम्हारा काम है, बच्चे नहीं सुनेंगे बल्कि तुम्हारे को सुनना है कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरा, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड आइडियाज, उनके फीलिंग्स और आइडियाज को बोलने की उनको क्या करना है, मौका फराहम करना है। ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ऑन ए गिवन टॉपिक, कोई एक टॉपिक पर जो है ऑर्गेनाइज करना है डिस्कशन, ताकि बच्चे अपने ख्यालात का इजहार कर सके। आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं करना है बल्कि क्या करना है,
ओपन एंडेड क्वेश्चंस, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस किस लिए करते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए। और डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट किसने दिया है? जेपी गिलफर्ड ने दिया है। और इससे क्या पैदा होती है? क्रिएटिविटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बच्चों की बोलने की क्षमता बढ़ाने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम, वही जवाब है, इसका ट्रांसलेशन हिंदी में। बच्चों की बात धैर्य से सुनना, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना, बंद प्रश्न पूछना, दिए गए विषय पर चर्चा आयोजित करना। कौन सा है? At primary level, literature is helpful in developing language of learner as प्राइमरी लेवल पर लिटरेचर इंपॉर्टेंट है। क्यों? इट एनकरेज द लर्नर्स टू कंप्लीट द वर्कशीट बेस्ड ऑन इट, मटेरियल कवरिंग वेरियस जॉनर्स, इसको जॉनर्स पढ़ते हैं, जॉनर। इट इज एन ऑथेंटिक, इसको it is an authentic material covering various genre. It develops teachers interpretive, creative and critical abilities. किसकी करना है? टीचर की नहीं। It is a good basis for the only expansion of vocabulary. Genres लिटरेचर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो है ऑथेंटिक मटेरियल का यूज करना है। ऑथेंटिक मटेरियल जिसमें जो ऑथेंटिसिटी हो, बच्चे के रियल लाइफ से जोड़ करो, बच्चा जिसको समझ सके, बच्चा जिसके साथ में ट्रांजैक्ट कर सके, वो चीज क्या है? ऑथेंटिसिटी ऑफ द मटेरियल या ऑथेंटिक मटेरियल इसको कहते हैं। और यही मकसद है किसका? प्राइमरी लेवल पर लिटरेचर पढ़ाने का। इसी वजह से तुमने देखे होंगे कहानियां वगैरह पढ़ाई जाती है। कोई बड़े मुफक्किर का जो है एक छोटी सी कहानी या सबक रहेगा, छोटी नज्म रहेगी, वो किस लिए रहती है? बच्चों के जो है जॉनर, अलग अलग किस्म की चीजें रहती है ना। जैसे मिसाल के तौर पर जो है गजल है, नज़म है, सिन्फ जिसको बोलेंगे, वो क्या है? जॉनर। प्राथमिक स्तर पर साहित्य भाषा किस विकास में सहायक है क्योंकि यह विद्यार्थियों को कार्य पत्रक पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। यह विभिन्न विधाओं से युक्त प्रामाणिक सामग्री है। यह शिक्षकों की व्याख्यात्मक, रचनात्मक व आलोचनात्मक क्षमताएं विकसित करती है। किसकी? शिक्षक की। अगर तो ये बच्चे की रहती है तो सबसे अच्छा होता। वो केवल शब्दावली विस्तार का आधार है नहीं। क्या है जवाब हमारा? A teacher prepares a worksheet and removes every seventh word from the text. Then she asks the learners to read the text. After that, they were asked to complete the worksheet with missing word. The task given on the worksheet is देखो, स्पीकिंग टास्क तो नहीं है क्योंकि लिखने की बात हो रही है। राइटिंग टास्क भी नहीं है, ओपन टेस्ट भी नहीं होता। क्लोज टेस्ट क्या होता है इसको देखते हैं। क्लोज टेस्ट में क्या करते हैं, बाकायदा जो है ना कोई एक गलती कर देगा, ये जो है ना तुम्हारे को हर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज दिखेगी, खासतौर पर लैंग्वेज के पेपर में एरर के नाम से। इसी को जो है ना क्या करते हैं, इंग्लिश में या दूसरे में एरर करके जो है क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, कोई जो है एक स्ट्रक्चर देगा, एक चीज उसने गलती कर देगा। अब वो जो है तुम्हारे को बोलेगा बताओ इसमें गलती क्या है। 3 जुमले दे दिया, 1, 2 और 3। इसमें बोलेगा कि ये 3 जुमलों में से बताओ किसमें गलती है, या 3 खाली जगह दे देगा, बोलेगा कि 3 वर्ड के बताओ कौन से वर्ड जो है इसमें से सही है और कौन सा गलत है। टीईटी किसमें था, स्पेलिंग के ताल्लुक से, वो क्या है? क्लोज टेस्ट। समझ में आया? वो सब क्लोज टेस्ट की किस्में। शिक्षक कार्यपत्रक बनाकर पाठ से हर 7वां शब्द हटा देती है, फिर विद्यार्थियों से पाठ पढ़ने के बाद रिक्त स्थान भरने को कहती है। ये कार्य है, बोलने का कार्य है, लिखने का कार्य, क्लोज परीक्षण है, या खुला परीक्षण है, क्लोज परीक्षण।
लैंग्वेज इज आर्बिटरी मीन्स दैट, हाँ हाँ, तो ढूंढो ऑप्शन. समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर ए स्पेसिफिक रीजन. It is based on a valid reason and not on a chance. There is a strong relation between the words of a language and their meaning. There is no inherent relation between the words of a language and their meaning. Yes. Arbitrary. बराबर है. तब कैसे है, जैसे मिसाल के तौर पर जो है ना, लैंग्वेज इज आर्बिट्री. क्या ये आर्बिट्री, इनहेरेंट नहीं है. जैसे मिसाल के तौर पर आर्बिट्री का मतलब ही समझते हैं, छोड़ो. आर्बिट्री का मतलब ये होता है कि जैसा जो है नेचुरल कनेक्शन वर्ड्स के और चीजों के बीच में नहीं है. जैसे बिल्ली की मिसाल लिए थे, बिल्ली क्या है, एक जानवर है, वो तो वैसे ही है. उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, बिल्ली. मराठी में क्या बोलते हैं, मांजर. और उसके बाद में इंग्लिश में और रशियन और फ्रेंच और दूसरी लैंग्वेजेस में अलग होगा. लेकिन बिल्ली बदल रही है क्या, हाँ, वो तो नेचुरल चीज है. क्या हो कि सारी दुनिया में एक ही बात रहेगी, नहीं. मतलब जो है एक चीज जो परमानेंट है उसके हिसाब से मायने का बदलना लैंग्वेज का आर्बिट्रीनेस कहलाता. ठीक है. भाषा मनमानी है, मनमानी है ना. हम जिसको चाहे अभी बिल्ली का नाम हटा के मैं कुत्ता रख दूं और सब डिक्शनरी में उसको जो है कुत्ता बोलना शुरू कर दे, तो क्या कहलाएगा, वो कुत्ता कहलाएगा. कोई चीज निर्णय और विषय कारण पर आधारित है, वो उचित कारण पर आधारित है, संयोग पर नहीं. भाषा के शब्दों और अर्थ में मजबूत संबंध नहीं होता. भाषा के शब्दों और अर्थ में कोई अंतर्निहित संबंध नहीं है. The teacher observed that Praveen could not write a paragraph on her own even after brainstorming the topic. However, she was able to write it under adult or peer guidance. This guidance is called, क्या कहलाता है, टीम टीचिंग में जो है कम से कम जो है ना 2 टीचर रहेंगे. काउंसलिंग जो है इमोशनल सपोर्ट के लिए रहेगी. किसके लिए, इमोशनल सपोर्ट बच्चे को देने के लिए. सोशलाइजेशन का मतलब तुम्हारे को पता है, सोसाइटी. टीचर ऑब्जर्व दैट प्रवीण कुड नॉट राइट ए पैराग्राफ ऑन हर ओन इवन आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग द टॉपिक. टीचर को अंदर पता लगता है कि बच्चा जो है खुद की कोशिश के बावजूद, यहां तक कि उसने पूरी मालूमात दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर लिया, नई नई चीजों की खोज कर लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, लेकिन उसके बावजूद वो खुद से नहीं लिख पाता. She was able to write it under adult or peer guidance. वो बड़े के या किसी जो है अपने दोस्त से जो है मदद लेकर जो है लिखती है. तो क्या है, दिस गाइडेंस इज कॉल्ड, किसने दिया है इसका फोल्डिंग, और ब्रूनर. ये दोनों में से किसी का भी नाम आया तो रहेगा. ठीक है. वैसे ज्यादातर जो है वाइगोस्की का ही नाम आता है, लेकिन वाइगोस्की नहीं आया तो ब्रूनर. शिक्षक ने देखा कि प्रवीण मंथन के बाद भी स्वयं अनुच्छेद नहीं लिख सकी, परंतु सहपाठी का व्यस्क मार्गदर्शन में लिख पाई. इस मार्गदर्शन को कहते हैं, इसका फोल्डिंग. द पर्पज ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज not to develop creativity among learners, provide opportunities to express themselves, give exposure, memorize, give exposure to language learning. Yes. जवाब क्या है हमारा, टेक्सचुअल एक्सरसाइज का मतलब क्या नहीं है, याद करना नहीं है बस, बाकी सब है. पाठ अभ्यास का उद्देश्य नहीं है रचनात्मकता विकसित करना, अभिव्यक्ता का अवसर देना, उत्तर याद करवाना या भाषा सीखने का अनुभव देना. अ टीचर वांट्स टू क्रिएट ए लैंग्वेज रिच, क्या है,
टीचर वांट्स टू क्रिएट ए लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन हर क्लास, शी शुड क्या करना चाहिए उसे? एस्टेब्लिश ए लैंग्वेज लैब इन हर क्लास, मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज, बाय provide an opportunity where the language is seen, noticed and used by children. Yes. Ask students to use only English while communicating in the class with peers. दो चीजें यहां पर जरूरी है, लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट और प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। क्या है लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि तुम्हारे लैंग्वेज पर जो है चीजें जो है अलग अलग जगह पर दिखाई दे, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको जो है अपने तौर पर जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट का मतलब ये कि ऐसा जो एनवायरनमेंट तैयार करो जहां पर जो लैंग्वेज में लिखा ही हो, लैंग्वेज के बारे में डिटेल हो, बच्चों को जो है खूबसूरत कोड दिखाई दे, बच्चे जिसको समझ सके, बच्चों के अंदर पोस्टर के नीचे छोटी छोटे जो है चीजें लिखे हुए, जुमले लिखे हुए, हुर्फ तहज्जी लिखे हुए, कोई खास वर्ड लिखे हुए, तो बच्चे क्या करते हैं हर जगह जो है देखते रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट, बच्चों को अलग अलग मौके देना पढ़ने के लिए। इसी वजह से इसको जो है एक और वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है, बाला। बाला क्या है, ये वो बाला नहीं, हाँ, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, ठीक है। बिल्डिंग को जो है तुम्हारे को सजा देना है बाकायदा, इसके लिए बच्चों से भरे हुए पेंटिंग करो, उस पर जो पोस्टर लगाओ, उस पर डिजाइन बनाओ, पेंटिंग्स करो, ताकि बच्चे सीखते रहे, ठीक है। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं हर जगह जो है लिखा हुआ हो, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट हर जगह लिखा हो, ये सब चीजें पॉजिटिव है और इसके ताल्लुक से अलग अलग चीजों पर सवाल पूछता है। शिक्षक कक्षा में भाषा समृद्ध वातावरण बनाना चाहती है, उसे चाहिए कि कक्षा में भाषा प्रयोगशाला स्थापित करे, अभिभावकों को भाषा खेल खरीदने हेतु प्रेरित करे, ऐसे अवसर दे जहां भाषा देखी समझी और प्रयोग की जाए, बच्चों के केवल अंग्रेजी बोलने को कहा जाए नहीं, ऐसे जो है मौके देना है जहां पर बच्चे क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा मौके मिले उनको पढ़ने के लिए। लिटरेचर फॉर ए चिल्ड्रन इज कंसिडर एज एन डैश रीडिंग, अभी सवाल आया है, लिटरेचर क्यों पढ़ाया जाता है, ऐसे ही सवाल था ना पहले। हाँ, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग, लिटरेचर क्या होता है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग होता है, एडिशनल बर्डन नहीं होता, हिंड्रेंस भी नहीं होता, इंस्पिरेशनल सोर्स भी नहीं है। बच्चों को पढ़ने से इस वक्त में इंस्पिरेशन नहीं मिलती है, बच्चों को इंस्पिरेशन इस प्राइमरी स्टेज पर मिलती है जब वो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाए, उनके रियल लाइफ से जोड़कर जो है चीजें पढ़ाई जाए। बच्चों के लिए साहित्य माना जाता है डैश पठन, अतिरिक्त बोझ, प्रामाणिक स्रोत, बाधा सामग्री, प्रेरणादायक स्रोत। कौन सी, प्रामाणिक स्रोत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए ये जो है लिटरेचर का फॉर्म नहीं है। पिक्चर बुक्स है, दियोसोरस, मिस एंड लेजेंड है, टेल्स ऑफ हीरोज एंड हिस्ट्री। हाँ देखो, पिक्चर बुक रहती है बच्चों की, जो है पिक्चर वाली बुक रहती है जिसमें बच्चे देखते हैं, कहानी समझते जाते हैं। मिस एंड लेजेंड कुछ ख्याली बातें या कुछ जो है स्टोरीज वगैरह जो है बच्चों के इसमें रहती है। टेल ऑफ हीरोज और ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जो है हीरोज की भी जो है कहानियां रहती है। अब दिसॉरस क्या है, दिसॉरस जो है एक तरह की डिक्शनरी होती है। ये डिक्शनरी में खासतौर पर क्या होता है, एक वर्ड के कई मीनिंग जो है उसमें दिए जाते हैं। डिक्शनरी में जो है एक वर्ड के मीनिंग रहते हैं, इसमें सिनोनिम्स दिए जाते हैं, एंटोनिम्स दिए जाते हैं बहुत सारे, वो क्या कहलाती है, दिसॉरस। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या है, ये। निम्नलिखित में से कौन बच्चों के साहित्य का रूप नहीं है, थियोसॉरस। Which of one of the following statement is not correct about print rich environment? It consists of context based relevant material,
for children such as pictures, rhymes, stories, etc. Once the material is pasted on walls, it should be not be removed for the whole session. अगर से प्रिंट जो है तुमने जो है दीवार पर लगा दिया तो निकाल पाएंगे नहीं. पिक्चर पोस्टर गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी. Encourage children to create their own poems, poster, stories and display them. ये सही नहीं है, ये गलत है. तो हमारा जवाब ये है. ठीक है. देखो क्या बोल रहा है वो कि पहला जो है ये जो है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं. हाँ होते हैं, क्योंकि जो है प्रिंट रिच एनवायरनमेंट कैसा होता है, बच्चों से रिलेटेड ही रहेगा, रियल लाइफ से जोड़कर. अगर से कोई दीवार पर ये पेंटिंग बनी हुई है, ये पेंटिंग अगर से बनी हुई है तो तुम इसको निकाल सकते हैं क्या? नहीं. अब तो एक सेशन के बाद ही बदलना पड़ेगा. पिक्चर्स पोस्टर गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स, पर्सन एंड हैपनिंग्स. जो चीजें यहाँ पर है बच्चे उस पर बातचीत करते हैं. सही है. इनकरेज चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन पोएम्स, खुद की पोएम्स लिखे, पोस्टर्स बनाए, स्टोरीज लिखे और डिस्प्ले देम इन द क्लास. और उसको क्या करे, ये प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का मकसद नहीं है. ठीक है. तो ये क्या हमारा जवाब. प्रिंट समृद्ध वातावरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें संदर्भ आधारित सामग्री होती है, दीवार पर चिपकाने के बाद नहीं हटाया जाना चाहिए, चित्र पोस्टर बच्चों को बातचीत का अवसर देते हैं, बच्चों को अपनी रचनाएं बनाने को प्रेरित करते हैं. प्रेरित करते हैं क्या? नहीं. A teacher gives a task of dialogue completion to class 5th student. The role of this task in language learning will be teaching of structures, the separation of spoken and written form of language, to facilitate conversation by giving specific language practice using formalic expression, to provide frequent feedback only on grammatical errors. देखो टीचिंग स्ट्रक्चर, बच्चों को स्ट्रक्चर नहीं सिखाना है. द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड स्ट्रक्चर क्यों नहीं सिखाना है? बच्चों को वो बोलता है स्ट्रक्चर नहीं सिखाना है, ये गलत है. क्यों नहीं सिखाना है? बच्चों को जो है ना, हमारे को जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच से पढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को स्ट्रक्चर नहीं सिखाना है, क्योंकि पियाजे क्या बोलता है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज. समझ में आया? तो बच्चों को रटाना क्या है क्या उसमें? नहीं. दूसरा, सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मेलिक एक्सप्रेशन. कोई खास एक्सप्रेशन देकर जो है बच्चों को उस पर प्रैक्टिस करवाना है. समझ में आया? स्ट्रक्चर याद नहीं करवाना है, बच्चों को क्या करना है? प्रैक्टिस करवाना. जैसे आई वांट टू गो टू आउटसाइड, आई वांट टू गो टू ऑफिस, आई वांट टू गो टू स्कूल. बच्चे खुद से जुमला बना रहा है, रट नहीं रहा है. जैसा मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ये रटना हो गया. अब बच्चा क्या करता है? मे आई कम इन सर, मे आई आस्क ए क्वेश्चन सर, मे आई गो टू आउटसाइड सर, मे आई गो विद माय फ्रेंड सर, मे आई गो टू रेसेस, मे आई ईट. ये इस तरह के जुमले बच्चा खुद बना रहा है, तो ये क्या है? फॉर्मेलिक एक्सप्रेशन. क्या कहलाता है? फॉर्मेलिक एक्सप्रेशन. तो हमारा जवाब क्या है? सी. टीचर गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीशन टू क्लास 5th. दिस रोल ऑफ दिस टास्क इज लैंग्वेज लर्निंग विल बी. समझ में आया? जैसे मिसाल के तौर पर मैंने बोला आई वांट टू गो, या मैं जो है इसको भी हटा देता हूं, आई वांट टू. अब बच्चा यहां से अपने जुमले बनाएगा सब. समझ में आया? हाँ, इसको कहते हैं फॉर्मेलिक एक्सप्रेशन. शिक्षक संवाद पूर्ण करने का कार्य देती है. इसका उद्देश्य होगा संरचनाएं सिखाना, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर करना, निर्धारित अभिव्यक्तियों द्वारा संवाद अभ्यास कराना, केवल व्याकरणिक त्रुटियों पर प्रतिक्रिया देना. यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स कौन सा है? समझ में आया? चलो, भाषा की कक्षा में रियालिया का अर्थ क्या है? इस्तेमाल करना. मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स सो दैट
सेम पेस या रेट सेम रहेगा। मेनी लैंग्वेजेस, हाँ बच्चा सीख सकता है वो मतलब नहीं है, यहां पर पूछ रहा है मल्टीलिंगुअल नेचर का मतलब क्या है, समझ में आया? टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये भी नहीं। एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, मल्टीलिंगुअल का मतलब ही है कि ये जो है मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म है। शुरुआत में ही अपनी बात हुई थी मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब बच्चा जो है कोई उर्दू मीडियम से आएगा, कोई हिंदी मीडियम से आएगा, कोई मराठी मीडियम से आएगा, वो सब मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, अपने जबान का इस्तेमाल करेंगे, वही कहलाता है मल्टीलिंगुअलिज्म। हमारे को बच्चों को कई जबानें सिखाना नहीं है, उनकी मदर टंग का इस्तेमाल करके रीजनल लैंग्वेज सिखाना है। भारतीय कक्षा की बहुभाषिक प्रकृति का उपयोग संसाधन रूप में किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित महसूस करे। हाँ, तुम अगर से बच्चे की जबान बोलेंगे तो बच्चा तुमसे ज्यादा जल्दी घुल मिल जाएगा। सभी बच्चे समान गति से सीखते नहीं, बच्चे अनेक भाषाएं सीखे, ये मकसद है क्या मल्टीलिंगुअलिज्म का? नहीं। शिक्षक की दक्षता बढ़ाना, टीचर की फ्लुएंसी बढ़ाना नहीं। तो क्या है हमारा जवाब? पहला। An English textbook for class 1 start with pictures. हाँ. In the end, which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy? बॉटम अप अप्रोच ही है, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है टॉप डाउन अप्रोच है, तो इसको जो है करेक्ट कर लो टॉप डाउन अप्रोच करके। टॉप डाउन अप्रोच क्यों बोलती है पता है? दो वजह से। सच है, वो बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच के पीछे एनसीईआरटी का जो है ना, मैंने इसके लिए जो है चेक किया, तो एनसीईआरटी का आंसर है टॉप डाउन अप्रोच। एनसीईआरटी, और जवाब वही माना जाएगा जो एनसीईआरटी बोली, समझ में आया? तो वो क्या बोलती है एनसीईआरटी कि जैसा टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच में वो बोलती है कि बच्चे को लैंग्वेज एज ए होल पढ़ाते हैं हम, और बॉटम अप अप्रोच में क्या करते हैं? बॉटम अप में हम जो टुकड़ों में पढ़ाते हैं, पहले बच्चे को लेटर दे दिए, फिर वर्ड्स पर ले गए, फिर फ्रेजेस, फिर जो है सेंटेंसेस। समझ में आया? ये क्या हो गया? बॉटम अप। अब ये बोलता है कि हम बच्चों को ऐसा नहीं सिखाएंगे, पहले जो है ना बच्चों को नज़्में सिखाएंगे ताकि बच्चे ओवरऑल मफहूम समझे, उनमें इंटरेस्ट पैदा हो। वो जो है पूरी स्टोरी टेलिंग का मकसद क्या है? नहीं, कल ही सवाल गुजरा था। स्टोरी टेलिंग का मकसद है टीच लैंग्वेज एज ए होल। समझ में आया? बच्चों को लैंग्वेज एज ए होल पढ़ाया जाए, तो उसके लिए कौन सा अप्रोच होता है? टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा कि बच्चों को लैंग्वेज एज ए होल पढ़ाई जाएगी। क्या? एज ए होल। इसमें जो है सबसे पहले किसके बारे में देंगे? पिक्चर से स्टार्ट करेंगे, स्टोरीज रहेगी, पोएम्स रहेंगे, फिर अल्फाबेट पर जाएंगे, तो ये क्या कहलाता है? टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच नहीं, टॉप डाउन अप्रोच। नहीं, अगर से नीचे से आ रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, पहले लेटर पढ़ाता है, फिर वर्ड, फिर सेंटेंसेस, लेकिन जैसे ही जो है पोएम की बात करता है, स्टोरी की बात करता है, पहली की है, लेकिन इसी को जो एनसीईआरटी बोलता है कि टॉप डाउन अप्रोच है। मतलब टॉप डाउन अप्रोच में हम जो है बच्चों को पोएम से पढ़ाएंगे, जब भी पहले बात पोएम या स्टोरी आ गई, इसका मतलब कौन सा है? टॉप डाउन अप्रोच, बस। While checking the notebook, the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in writing, such as reverse image of BDMW. The child is showing the signs of dash. कौन सी है ये? डिसलेक्सिया कहते हैं इसको। लर्निंग में अगर से बच्चा सीखने में बी को क्या करता है? ये डिसलेक्सिया नहीं है। क्या ये? डिसग्राफिया। और लेकिन ये है लर्निंग डिसेबिलिटी।
डिसेबिलिटी तीन तरह की उसने बताया था सैमुअल क्रिक ने, सबसे पहले डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया। अगर जब पढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो डिसलेक्सिया, लिखने में कोई दिक्कत है तो वो है डिसग्राफिया, और नंबर में या कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो वो डिसकैलकुलिया। हाँ, बच्चा बी को डी पढ़ता तो फिर क्या होता, डिसलेक्सिया होता, लेकिन बी को डी लिख रहा है यहां पर है ना, तो फिर क्या है, डिसग्राफिया। वही है। अ टीचर इज टेलिंग ए स्टोरी विद एक्शन एंड जेस्चर्स टू क्लास थर्ड स्टूडेंट। आफ्टर दिस शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी इन ग्रुप। व्हाई डू यू थिंक शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ द पिक्चर्स ऑन द स्टोरी? टीचर जो है बच्चों को क्या कर रही है, अ टीचर इज टेलिंग ए स्टोरी विद एक्शन एंड जेस्चर्स, बच्चों को एक्शन के साथ में जो है स्टोरी सुना रही है। फिर बोलती है कि आफ्टर दिस शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी इन ग्रुप, कि वो स्टोरी पर जो है तुम पिक्चर बनाओ ग्रुप में बैठकर। व्हाट डू यू थिंक शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी? क्यों करा रही होगी, पिक्चर क्यों बनवाने लगा रही होगी? शी वांटेड टू असेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल्स। शी हैड कंप्लीटेड। देखो यहां पर सवाल आएगा ना जब भी लैंग्वेज की, इसमें तो ये जहन में रख लेना कि ओवरऑल फोकस लैंग्वेज पर है, तो दूसरे कोई सब्जेक्ट पर फोकस कर सोचना ही मत। शी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर हर लेसन प्लान, सो शी एंगेज्ड इन ड्राइंग। बहुत बातें कर रहे हैं, इनको काम से लगा दो। शी वांटेड टू assess their comprehension of the story. She wanted to see the participation of children while rowing. देखो पढ़ाने के लिए जो है ना क्या कर रही है, पार्टिसिपेशन का उसका पढ़ाना खत्म हो गया, पार्टिसिपेशन का मतलब हो गया खत्म, समझ में? उसने क्या की, स्टोरी पढ़ा दी, पढ़ाना खत्म हो गया, बच्चों का पार्टिसिपेशन क्या हो गया, मतलब बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जो था वो जरूरी तब था ना, तो उसके बाद थोड़ी इन्वॉल्व करेगी वो, टीचिंग खत्म होने के बाद बच्चों को इन्वॉल्व करेगी नहीं। अगर से स्टोरी पढ़ा रही है तो बच्चों को साथ में ग्रुप में लेकर कोई गेम या फिर जो है कोई प्ले लेकर जो है क्या करेगी, मालूमात देगी, या स्टोरी पढ़ा रही है तो वो पार्टिसिपेशन है। लेकिन टीचिंग खत्म हो गई उसकी, और बच्चों को उसने काम दिया ड्राइंग का, कलरिंग करने का, तो उसके पीछे मकसद क्या है बच्चों का? She wanted to assess their comprehension of the story, के बच्चों ने जो स्टोरी बोली गई वो कितना समझे, समझ आए, कितना अर्थ किए, वो असेस करने के लिए जो है ये दे रहे। असल में ये स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, क्योंकि ये इसके एतबार से जुमला नहीं बन रहा है। रॉ का मतलब हो रहा है कच्चा, ये ड्राइंग होगी, ड्राइंग होगी, ड्राइंग होगी, डी हट गया। अच्छा, शी वांटेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन व्हाइल ड्राइंग। वही भागीदारी देखने हेतु। एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर, एक्टिव वोकैबुलरी active vocabulary consists of words which are occasionally difficult to pronounce, used frequently, or phonological and lexical. Frequently, बार बार जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है? एक्टिव वोकैबुलरी। एक है एक्टिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी, ओरल वोकैबुलरी, एकेडमिक वोकैबुलरी, कंटेंट वोकैबुलरी, साइड वोकैबुलरी, और भी 4-5 है, लिखने के लिए जगह नहीं, बाद में देखे आएगा। एक्टिव वोकैबुलरी ऐसी वोकैबुलरी जब जो है बोलते वक्त में हमारे जबान पर जो अल्फाज आते हैं वो क्या है? एक्टिव वोकैबुलरी। पैसिव वोकैबुलरी याद तो आ रहा है लेकिन जो है हमारे दिमाग पर नहीं आ रहा है, मतलब हमारे को पता है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, समझ में? एक और चीज है प्रिंट वोकैबुलरी, प्रिंट वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी, ओरल वोकैबुलरी जो हमारे जबान पर है, जो जबान पर फौरन आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक तकिया कलाम बोल दो, अरे इसकी, अरे उस क्या बनता है,
समझ में आया? तो ये जो है इस तरह के जो अल्फाज है ये क्या, ओरल वोकेबुलरी। एकेडमिक वोकेबुलरी, तुम जो है किसी जो है स्कूल के जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, एकेडमिक वोकेबुलरी। कंटेंट वोकेबुलरी, सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी जिसमें आती है वो कंटेंट वोकेबुलरी। साइड वोकेबुलरी जैसे जो है इट, द, एंड, इनको देखते से तुम जो है समझ जाते हैं, तो वो क्या है, साइड वोकेबुलरी। प्रिंट वोकेबुलरी, जो तुम जो है बोल नहीं सकते, सामने वाला बोल रहा समझ नहीं पा रहे, लेकिन जैसे ही लिखा हुआ तुम्हारे सामने आता है तुम समझ जाते, वो क्या है, प्रिंट वोकेबुलरी। ठीक है, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, वोकेबुलरी डेवलपमेंट, मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोएट्स, वाह, एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, एंजॉयमेंट और एप्रिसिएशन के लिए कौन सा तरीका आ रहा है, अगर से इससे शुरू करें तो प्राइमरी लेवल पर जो है पोएट्री का इस्तेमाल होता है, तो क्यों होता है, टॉप डाउन अप्रोच में, लैंग्वेज एज ए होल, पूरे होल के तौर पर पढ़ाएंगे, फिर उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करके टुकड़ों में करेंगे, वो क्या है, टॉप डाउन अप्रोच। और अभी यही तरीके का इस्तेमाल करके पढ़ा रहे हैं किताबों में। मॉर्फिम इज द, smallest unit of meaning that cannot be broken up, unit of a word that can be broken up into new meanings, smallest unit of phrase. मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। इसी से एक वर्ड बना है मोर्फोलॉजी, वर्ड्स के मीनिंग की स्टडी को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। एक और वर्ड आता है सिमेंटिक्स, फिर एक आता है सिंटेक्स, कोलोकेशन, कोलोक्विल, ये सब वर्ड इस्तेमाल होते हैं। सिमेंटिक्स का मतलब होता है वर्ड के एतबार से उसका जो है कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना, वो क्या कहलाता है, जैसे जो है मेरा इंटरव्यू चल रहा है, अब इंटरव्यू के मायने भी होते हैं इनकाउंटर, और इनकाउंटर के मायने होते हैं इंटरव्यू, दोनों वर्ड के मीनिंग एक ही है। मेरा इनकाउंटर चल रहा है, क्या समझ रहे तुम, समझ में आया? तो कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, सिमेंटिक्स। सिंटेक्स, वर्ड कैसे बना, वर्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ उसका, फिर जो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी तो सिंटेक्स। कोलोकेशन, एक साथ में दो वर्ड आते हैं, जैसा रेन, हेवी रेन, हेवी रेनफॉल, रेनफॉल, रेन अलग है फॉल अलग है, लेकिन साथ में इस्तेमाल होते हैं रेनफॉल। ब्रेकफास्ट, ब्रेक और फास्ट दोनों वर्ड से मिलकर क्या बना, ब्रेकफास्ट, वो क्या था, कोलोकेशन। कोलोक्विल, कोलोक्विल क्या रहता है, होमवर्क, कल ही बताया, वो याद करना जरूरी है, असल होमवर्क है। A teacher of class second uses learners knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here learners language is used in English, in teaching English as a resource. Good, क्या है, resource. BICS stand for, हाँ क्या होमवर्क था, उसके भी मायने यही होते हैं, कोलोक्विल, समझ में आया? डे टू डे कन्वर्सेशन को क्या कहते हैं, कोलोक्विल। ठीक है, बिक्स क्या है, बेसिक, किसने दिया है बिक्स को, कौन से साइकोलॉजी, कौन से जो है एजुकेशनिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने दिया है कंसेप्ट, जिम क्यूमिंस ने दिया है। इसके साथ में एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, क्या वर्ड का नाम है, काल। ये क्या है, बेसिक डे टू डे, जब भी बच्चा बाहर बात करेगा तो क्या है, बिक्स है, और अगर से क्लासरूम में बात करेगा तो काल पे। तो क्या ये कंटेंट सिलेबस है, कौन सा है, स्ट्रेटेजीज नहीं है, समझ में आया? इंटर रिलेटेड कम्युनिकेशन स्किल नहीं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स डे टू डे लाइफ में जो है हम करते हैं, वो क्या कहलाता है, बिक्स कहलाता है। आज के लिए इतने ही रखते हैं।